यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पर हमें बेंजीन के नाइट्रेशन पर विचार करना है यूजिंग मिक्स्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और ये नाइट्रेशन हमें किसका यूज़ करके करना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर को यूज़ करके करना है। इफ़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज़ एडेड टू द मिक्सचर। अब ये जो H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर है, अगर इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का लार्ज अमाउंट यानी इसको ज़्यादा मात्रा में इस मिक्सचर में मिला दें, तो ये क्या पूछ रहा है? द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी, यानी इससे बेंजीन के नाइट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बेंजीन का नाइट्रेशन स्लोअर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन से पता चलता है कि यहाँ पर बेंजीन का क्या हो रहा है? नाइट्रेशन हो रहा है। और हम जानते हैं बेंजीन का नाइट्रेशन कब होता है? जब नाइट्रोनियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो है बेंजीन रिंग पर अटैक करके जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। और जब बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन का नाइट्रेशन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए नाइट्रोनियम आयन हमें किसका यूज़ करके मिल रहा है? हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर का यूज़ करके हमें नाइट्रोनियम आयन प्राप्त हो रहा है। यानी बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए नाइट्रोनियम आयन कौन अवेलेबल करवा रहा है? H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर अवेलेबल करवा रहा है। हमारा H2SO4 किस तरह से आयनाइज होता है? ये HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव की तरह आयनाइज होता है। और HNO3 किस तरह से आयनाइज होता है? ये OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव की तरह आयनाइज होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये H पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह निकल जाएगा और यहाँ से OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा, यानी यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एज ए प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा HSO4 1 नेगेटिव यानी हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम बाइसल्फेट भी कहते हैं। और क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोनियम आयन मिल जाएगा NO2 1 पॉजिटिव, और हमें साथ में क्या मिला? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया था। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि यहाँ पर जो HNO3 है ये रिएक्टेंट है और हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। यहाँ पर इसका काम यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन को आगे बढ़ाना होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है। और हम जानते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन के आखिरी में, रिएक्शन के एंड में अपने मॉलिक्यूलर वेट में, अपने अणुभार में चेंज हुए बगैर ऐसे कैसी बाहर निकल जाता है। यानी कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है? हेल्प करता है। अब हमें यहाँ पर नाइट्रेशन के लिए जो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत थी वो हमें नाइट्रोनियम आयन मिल गया है, क्योंकि हम जानते हैं रिंग वाले कंपाउंड में मैक्सिमम ज़्यादातर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। यानी रिंग पर ज़्यादातर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और रिंग पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? पाए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रेशन के लिए नाइट्रोनियम आयन अवेलेबल हो रहा है और क्या बन रहा है? रिएक्शन होकर बेंजीन के साथ नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आगे कि अगर इस मिक्सचर में अगर हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला दें ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो बेंजीन के नाइट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो KHSO4 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट किस तरह से आयनाइज होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट आयनाइज होकर क्या देता है? ये देता है K पॉजिटिव और क्या देता है?
HSO4 1 नेगेटिव यानी हाइड्रोजन सल्फेट देता है। यानी H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर में जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन में बहुत सारे K पॉजिटिव आयन और HSO4 आयन हो जाएंगे। अब यहाँ पर H2SO4 के आयनाइजेशन से पहले ही यहाँ पर HSO4 आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की ज़्यादा मात्रा मिलाते हैं तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल के कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी रिएक्शन की साम्यावस्था पर उसके इक्विलिब्रियम में हम किसी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, HSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जिधर इस बढ़ाए गए कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो इस H2SO4 का बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन किधर नष्ट होगा, किधर ख़त्म होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और वापस H2SO4 और HNO3 बनने लगेगा, क्योंकि HSO4 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के बनने से डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन HNO3 के बनने से नाइट्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा और नाइट्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने से बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए नाइट्रोनियम आयन कम अवेलेबल होगा, जिससे नाइट्रोबेंजीन कम बनने लगेगा, जिससे बेंजीन का नाइट्रेशन क्या होता है, स्लोअर हो जाता है यानी डिक्रीज़ हो जाता है। और ये सब किस वजह से होता है, ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या करता है, अपनी कंडीशन में चेंज का विरोध करता है, काउंटर एक्ट करता है, और जैसे ही KHSO4 मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है, ये इंक्रीज़ हो जाता है, और हाइड्रोजन सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी होने से, इंक्रीजिंग होने से इक्विलिब्रियम इस बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को काउंटर एक्ट करता है, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है और हाइड्रोजन सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने से नाइट्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है, जिससे बेंजीन का नाइट्रेशन स्लोअर हो जाता है, जो कि हमारा आंसर डी है। और नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, वो H+ आयन HSO4 नेगेटिव से जुड़कर वापस H2SO4 कैटेलिस्ट बना देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।